नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर शहर को कोरोना से मिली बड़ी राहत। शनिवार को शहर में एक भी पॉजिटिव नहीं। पालक मंत्री ने पुलिस विभाग के साथ ली बैठक। अपराध और पुलिस पर हो रहे आरोपों पर दिए मीडिया के सवालों के जवाब। और राहुल गांधी करेंगे 28 अगस्त को मुंबई के शिवाजी पार्क पर सभा। राज्य का राजनीतिक पारा हुआ गर्म। नाना पटोले ने दिए नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों के जवाब। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर से कोरोना का संक्रमण समाप्त हो गया है, जहां शनिवार को शहर में एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं रहा, जबकि नागपुर ग्रामीण में केवल एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है, जो राहत की बात मानी जा रही है। नागपुर शहर वासियों के लिए शनिवार को एक बड़ी राहत मिली, जहां शहर में शनिवार को एक भी मरीज संक्रमित नहीं पाया गया। ज्ञात हो कि कुछ महीने पहले नागपुर शहर में कोरोना का विकराल रूप शहर और जिले में देखने को मिला था और रोजाना कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 100 के करीब पहुंच गया था, जिसके बाद आज वो दिन भी देखने को मिल रहा है जब शहर से कोरोना समाप्त हो चुका है। शनिवार को 5714 लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें केवल एक पॉजिटिव आया है, वो भी ग्रामीण परिसर से है, जबकि 10 लोग आज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं, जबकि मृत्यु की संख्या 0 है। शहर में आज ये पहला अवसर है जब एक भी मरीज संक्रमित नहीं है। अब नागपुर वासी भी यही दुआ करेंगे कि नागपुर का आंकड़ा 0 पर रहे और कोरोना का फिर कोई कहर देखने पर उन्हें विवश न होना पड़े। शनिवार को नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने नागपुर शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय जाकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों का जायजा लिया। ज्ञात हो कि शहर में इन दिनों कुछ ऐसे मामले होते जा रहे हैं जिसमें नागरिकों और पुलिस विभाग के बीच समन्वय की कमी देखी जा रही है, जबकि इसके कारण कुछ ऐसे आरोप भी पुलिस कर्मियों पर लगे हैं, जैसे एक व्यक्ति की मारपीट से उसकी मौत या उसने आत्महत्या कर ली हो। इन सारे मामलों पर फिलहाल शहर का वातावरण काफी गर्म हो चुका है। इस बात को भलीभांति समझते हुए पालक मंत्री ने पुलिस विभाग के साथ ये बैठक लेकर पत्र परिषद में जानकारी दी। हालांकि नागपुर वासियों को उन्होंने नासिक में आई तीसरी लहर के खतरे से अवगत कराते हुए सतर्क रहने की सलाह भी दी। आता नागपुरामध्ये जे काही मागील 3-4 दिवसात घडलेलं आहे, त्या घडण्यामागची जी कारणं आहेत त्यामध्ये पोलिसांचा तसा डायरेक्ट संबंध त्या ठिकाणी येत नाही। जी घटना मतिमंद मुलीची या ठिकाणी घडली, त्या मतिमंद मुलीची घटना, ती मुलगी मतिमंद होती आहे आणि याच्यापूर्वी सुद्धा ती घरातनं एकदा निघून गेलेली होती आणि 2019 ते 2021 या कालावधीत ती बाल सुधार गृहात सुद्धा राहिलेली आहे। तर नॉर्मली जी मतिमंद मुलं असतात त्यांच्यासोबत जो प्रकार असतो तो घडत असताना त्या लोकांना त्याची जाणीव सुद्धा त्यावेळेला होत नाही, कारण त्या जी मानसिक अवस्था असते त्यांची मानसिक अवस्था ही एका वेगळ्या पद्धतीची असते। त्याविषयी मी बैठकीत चर्चा केली आणि ती तपासणी करायला सांगितलेली आहे की नक्की असे प्रकार होण्यामागे काय कारण असू शकतात, त्यांचा बॅकग्राऊंड काय आहे, बॅकग्राऊंड असताना घरच्या कौटुंबिक कोणत्या परिस्थितीमध्ये मुलांना ते हाताळतात वगैरे वगैरे आम्ही करायला सांगितलेलं आहे। तरी जी घटना घडलेली आहे ती अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आणि दुर्दैवी आहे, त्याचा तर आम्ही निषेधच केला पाहिजे। ऑटो रिक्षा चालक याच्यावर विश्वास करून कोणीही प्रवास करत असतात, तुम्ही असो किंवा मी असो, आणि प्रवास करत असताना आपल्याला विश्वास असतो की ज्या ऑटोमध्ये आपण बसलो तो ऑटो चालक आपल्याला निश्चितपणे आपल्या ज्या ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे त्या ठिकाणी सोडून देईल सुखरूपपणे आणि आपण व्यवस्थित राहू। परंतु जे घडलं या ठिकाणी
ते नाकारता येणार नाही. CCTVमध्ये सुद्धा जे काही आलेलं आहे त्याबाबतची चौकशी आणि ती मुलगी तिथून मग रेल्वे स्टेशनला गेली, GRP पोलिसांनी काय केलं वगैरे सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये इत्थंभूत तपासणी करून योग्य ती माहितीसह कोर्टामध्ये माहिती सादर करावी असे स्पष्ट निर्देश मी माननीय आयुक्त महोदयांना आणि त्यांच्या संबंधित आयुक्त अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी दिलेले आहे. एक मात्र नक्की म्हणावं लागेल की डिटेन्शनचं जे प्रकार आहे तो आता आमचा वाढलेला आहे. यामध्ये 5% त्याच्यात फरक झालेला आहे आणि त्या पद्धतीनं धन्यवाद दिले पाहिजे की 5% डिटेन्शनचं वाढलं म्हणजे पोलिसांची सक्षमता यामध्ये निश्चितपणे आपल्याला दिसून येते. तर या ठिकाणी शेवटी मी बोलत असताना सांगितलं की जे आमचे बीटचे जे पोलीस असतात आणि ते त्यांचा व्यवहार अनेकदा लोकांशी काही बरोबर नसतो आणि एखादा प्रकार घडून येतो, जसा मंगळवारी बाजारामध्ये घडला की त्या ठिकाणी एका महिलेची ते दुकानच त्या ठिकाणी हे करण्यात आलेलं होतं की असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत आणि बीट चा तो चालक असो, आता तर अनेकांना आम्ही गाड्या दिलेल्या आहेत, चांगल्या पद्धतीने त्यांना मदत व्हावी केलेलं आहे, परंतु त्यांचा व्यवहार लोकांशी नागरिकांशी वागताना हा चांगलाच असला पाहिजे, नम्रता असली पाहिजे त्यांच्यामध्ये. ह्या सूचना दिलेल्या आहेत. मला अपेक्षा आहे की या सूचनांचा या ठिकाणी पूर्णपणे आमचे अधिकारी पालन करतील आणि नागपूरला पुनश्च एक शांततापूर्ण असं शहर निर्माण करण्यासाठी आपल्या सहकार्यानं ते सहकार्य करतील. तद्वतच येणाऱ्या या सणासुदीच्या कालावधीमध्ये कसल्याही प्रकारचे अनुचित प्रकार या ठिकाणी घडू नयेत याची प्रिकॉशन्स घेतली जाईल. यानंतर कोविडच्या 3ऱ्या लाटेमध्ये सुद्धा लोकांना कशा प्रकारे सुरक्षित करावं ते करत असताना पोलीस कर्मचारी त्यांच्या परिवारांचे सुद्धा लक्ष या ठिकाणी व्यवस्थित ठेवलं जावं. या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने हाताळण्याच्या सूचना या ठिकाणी दिल्या. महेश राऊत या व्यक्तीची आहे ज्यांनी आत्महत्या केली आणि त्या व्यक्तीने ज्या व्यक्तीने तक्रार केलेली होती त्या तक्रारकर्त्या व्यक्तीसोबत म्हणजे शेजारचे जे व्यक्ती होते त्यांच्यासोबत त्याचा काही हा पहिला अटेम्प्ट नव्हता. याच्यापूर्वी अनेकदा त्यांनी महानगरपालिका आणि इतर ठिकाणी तक्रारी केलेल्या होत्या आणि ज्यावेळेला पोलीस त्या तक्रारीवरून तपासायला गेले तेव्हा ती व्यक्ती दारू प्यालेली त्या ठिकाणी होती आणि दारू पिऊन ती व्यक्ती असल्या कारणानं त्यांनी कदाचित होऊ शकतं की त्याला गिल्टी वाटलं असावं किंवा मी चुकीचं केलं असं वाटलं असावं. तरीही पोलीस त्या ठिकाणी केली आणि पोलिसांनी काय केलं याची सगळी माहिती घ्यायला मी सांगितलेली आहे आणि ती माहिती घेऊन जी वस्तुस्थिती आहे ती वस्तुस्थिती योग्य प्रकारे त्या ठिकाणी मांडली गेली पाहिजे. जी व्यक्ती ज्यांनी आत्महत्या केली ती व्यक्ती हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा त्याला घेऊन गेलेत तर त्याचे नातेवाईकच घेऊन गेले, आईवडील घेऊन गेलेत आणि त्यावेळेला ती व्यक्ती जे काही त्या ठिकाणी बोलली असेल, काही जे घडलं असेल ती सुद्धा माहिती रेकॉर्डवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. दारू पिल्यानंतर दारूमध्ये विष प्राशन केल्याचं तर त्या ठिकाणी थेट दिसतं आहे, परंतु तरीही त्या विष आणि दारू याचा संबंध याचा पूर्वी राहिला आहे का, हॅबिच्युअल होता का, अशा पद्धतीनं की त्याची मेंटल स्टेटस काय होती त्या मुलाची, की वारंवार जर अशा प्रकारचा तक्रारी करणारा एखादा व्यक्ती जर असला तर अनेकदा त्याची मेंटल स्टेटसचा फरक त्या ठिकाणी पडतो. तर ते सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी माहिती करून त्या कळवण्याच्या संबंधी सूचना दिलेल्या आहेत. 3री घटना जी आहे दरोड्याची त्या ठिकाणी खुनाची, त्या खुनाच्या घटनेमध्ये सगळे मित्र होते, ते मित्र आपसामध्ये ते पार्टी करत होते आणि त्यांनी
त्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी जे घडलं ते त्यांच्या ह्याच्यात घडलेलं आहे. या घटनांनी जरा थोडंसं मी विचलित झालेलो होतो आणि मला वाटत होतं कुठेतरी मी पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय साधला पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे की नागपुरात असे प्रकार घडायला नको. कारण मागच्या सरकारच्या वेळेला वारंवार असं म्हटलं जायचं की नागपूर शहर हे गुन्हेगारीचं शहर आहे म्हणून. आता सरकार बदलली, गुन्हेगारी नसू नये, असू नये, या पद्धतीचं शहर आपलं निर्माण व्हावं ही आमची सदिच्छा नेहमी राहिलेली आहे आणि त्या दृष्टिकोनातनं प्रयत्न करण्याचं चाललेलं आहे. आगामी 28 अगस्त को कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की सभा मुंबई के शिवाजी पार्क पर होने वाली है, जिस पर फिर राज्य में राजनीतिक पारा गर्मा रहा है. इस पर नागपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ शब्दों में दिए जवाब में कहा गया है कि 28 अगस्त को कांग्रेस का स्थापना दिन है, जिसके चलते राहुल गांधी की सभा शिवाजी पार्क पर ली जा रही है. नाना ने इस दौरान ये भी कहा कि केवल इसे राजनीति से जोड़कर न देखें. राज्य में कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका उल्लेख भी आयोजित होने वाली सभा में किया जाएगा. 28 तारखेला काँग्रेसचा स्थापना दिवस आहे आणि स्थापना दिवसाच्या निमित्तानं आमच्या नेत्या सोनियाजी आणि राहुलजी यांची शिवाजी पार्कला मोठी सभा व्हावी असं महाराष्ट्रातल्या तमाम कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे आणि त्यानिमित्तानं कालच आमच्या प्रभारी एच.के. पाटील साहेबांनी त्या पद्धतीचं जाहीर केलं. पॉलिटिकल व्यवस्थेमध्ये जे काही पॉलिसी जाहीर करायचे असतात त्या आम्ही अनेकदा केलेल्या आहेत. आता आमच्यासमोर जे काही महत्त्वाचे प्रश्न आहे, काल जे पाहिलं आपण की महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टीमुळे आणि ढगफुटीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं, त्याच्यामध्ये राज्य सरकारकडून जास्तीत जास्त मदत कशी मिळेल हा एक प्रयत्न आमचा आहे. त्याच्यामध्ये ज्या काही त्रुट्या आल्या आणि त्याच्यामुळे या घटनेला अजून पुन्हा जास्त लोकांची जीवहानी झाली, त्याच्यामध्ये सुधार कसा आणायचा ते पत्र आज आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं. आणि दुसरं जे महागाई आणि बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न याला घेऊन काँग्रेसची लढाई ती महत्त्वाची आहे. निवडणुका येतील जातील ह्या चालत राहणार आहे आणि त्याच्यामुळे जी काही पॉलिसी असते त्या पॉलिसीच्या आधारावर निवडणूक प्रक्रिया चालत राहतात. भाजपची जे मनोरुग्ण आणि द्वेष पद्धतीचं जे राजकारण आहे त्याचा परिचय भाजप सातत्यानं देते आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचंही नाव पुसून स्वतःचं नाव लिहिणारा प्रधानमंत्री आपण या देशामध्ये नरेंद्र मोदीच्या रूपाने पाहिला. ज्या राजीव गांधीजींनी देशाच्या तरुण पिढीला एक दिशा दिली, आधुनिक भारताकडे देशाला नेलं, अशा भारतरत्न राजीवजीचं नाव पुसणं, यासाठी ही जी काही मानसिकता आहे त्या मानसिकतेचा फरक आहे. आमचा कोणाच्या नावाला विरोध नाही, आपल्याला नवीन इन्स्टिट्यूट उभ्या करून त्या पद्धतीचं त्यांचंही नाव. शनिवार को नागपुर के संविधान चौक पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा मंडल दिवस मनाया गया, जिसमें ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाकर एनसीपी नेताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की. ओबीसी के राजकीय आरक्षण के रद्द किए जाने का दोष केंद्र सरकार को देते हुए 7 अगस्त को एनसीपी द्वारा मंडल दिवस मनाया गया. शहर के संविधान चौक पर एनसीपी नेता ईश्वर बालबुदे, शहर एनसीपी अध्यक्ष धुनेश्वर पेठे और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल दिन पर धरना दिया गया. इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग की स्थापना कर ओबीसी को जो शिक्षा और राजकीय आरक्षण का अधिकार दिया गया था वो मोदी सरकार ने छीन लिया, जिसके विरोध में संविधान चौक पर एनसीपी ने केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए. आज 7 अगस्त मंडल दिन करके हम सब ओबीसी मागासवर्गीय लोग आज मानते हैं. तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश की अमलबजावनी की थी. आज के दिन वो लागू हुआ था और उस मंडल आयोग के माध्यम से हमें सब ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो राजकारण में हो, चाहे वो नौकरी में हो. ये आरक्षण यहाँ इस भारत सरकार में एक हत्यारे आत्मघाती ऐसी सरकार, मोदी की सरकार आई. उन्होंने कहा था सरकार आने के पहले हमको
सब ओबीसी को, मागासवर्गीयों को बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने खुद कहा मैं पिछड़ा हूँ, लेकिन ये पिछड़ा आदमी हमारे को सुविधा देने में एकदम पिछड़ गया, सबसे पीछे रह गया। जो हमारी सुविधा मिलती थी वो सुविधा भी नहीं दे रहे। इसके लिए आज हम 7 अगस्त को हमारी मांगे को लेकर या धरना दे रहे हैं, मंडल आयोग को समर्थन कर रहे हैं, मंडल दिन मना रहे हैं। और इसके बाद हमारा एक ही नारा रहेगा, मोदी सरकार ओबीसी के हत्यारे सरकार, चले जाओ, यही हमारा नारा रहेगा। अजनी थाना अंतर्गत दिन दहाड़े अपने 2 छोटे बच्चे के साथ जा रही महिला पर जानलेवा हमले से परिसर में हड़कंप मच गया। आरोपी दुपहिया वाहन पर आए थे। हमले के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद भी महिला ने बच्चों के साथ भागकर पास के एक घर में शरण ली और जान बचाई। घटना दोपहर की है। जख्मी महिला का नाम काशीनगर द्वारकापुरी निवासी श्रद्धा प्रसाद बाव से बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर को अपनी 4 वर्षीय बेटी और 1.5 वर्ष के बेटे को लेकर दुकान से घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर 2 युवक उसके पास पहुंचे। उनमें से एक ने श्रद्धा के बेटे को चॉकलेट का लालच दिया था। श्रद्धा ने युवक को डांट दिया और बच्चे को उनसे दूर ले जाने लगी। इससे नाराज होकर एक युवक ने अपने पास से एक धारदार हथियार निकाला और श्रद्धा पर हमला कर दिया। श्रद्धा ने अपने बचाव में हाथ आगे कर दिया, जिससे उसे जख्म हो गया। वह तुरंत ही दोनों बच्चों को लेकर पड़ोस के एक घर में भागी। श्रद्धा जैसे ही एक घर में गई तो आरोपी भी मौके से फरार हो गए। इस बीच अजनी पुलिस को सूचित किया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने श्रद्धा को इलाज के लिए मेडिकल ले गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 2 दिनों से पीड़िता का पीछा कर रहे थे। हालांकि आरोपी कौन है और उन्होंने श्रद्धा पर हमला क्यों किया, इसका कारण खोजा जा रहा है। अजनी पुलिस की जांच जारी है। शनिवार को नागपुर शहर में जो पाबंदियां लगाई गई है उसमें व्यापारियों को राहत दी जाए। इस मांग को लेकर व्यापारी संगठन के पदाधिकारी पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत से मिले। इस दौरान पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने व्यापारियों की मांगों पर अमल करने के लिए अगले हफ्ते तक का समय मांगा। नागपुर शहर में बड़े पैमाने में पाबंदियों में राहत देने के बाद भी व्यापारी वर्ग नाराज है और इसी नाराजगी के चलते शनिवार को व्यापारी वर्ग पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत से मिले। इस दौरान होटल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने उनके व्यवसाय में लगाई गई समय की पाबंदी पर आपत्ति जताते हुए इसमें उनको राहत देने की बात कही, जबकि लॉन और मंगल कार्यालय वालों ने भी उनके लिए लादी गई पाबंदियों पर पालक मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिस पर पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने उन्हें कुछ समय मांगते हुए जल्द ही समस्या का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। डॉक्टर नितिन राउत जी से हमारी चर्चा हुई संघर्ष समिति की और हमने उनको बताया कि अभी तक के हम लोग ये सोचते थे कि वेस्टर्न महाराष्ट्र और विदर्भ में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, लेकिन विदर्भ में भी सिटीज़ में अगर अकोला में अलग गाइडलाइन है और नागपुर में अलग है, और अकोला में अगर जो शिथिलता है वो रेस्टोरेंट्स के लिए और अदर सेक्टर्स के लिए बढ़ा के दी जा रही है और नागपुर में नहीं दी जा रही है, तो हमने उनको ये कहा है कि यहाँ के लोग आप मतलब संघर्ष समिति के बिहाफ पे आप मुख्यमंत्री से बात करके या आपका खुद का पावर यूज़ करके आप यहाँ पे भी शिथिलता लाइए। उन्होंने अश्योर किया है कि वो जल्द से जल्द इसको मंडे तक के इसके ऊपर उचित निर्णय कराएंगे। नागपूरला जे टाईम रिस्ट्रिक्शन आहे 4 वाजेपर्यंतचं आहे, त्यामुळे संध्याकाळचे कोणतेच कार्यक्रम जसं की वाढदिवस आहे, लग्न आहे, रिसेप्शन्स आहे ते आम्ही घेऊ शकत नाही आणि परमिशन फक्त 50 लोकांना आहे। 50 लोकांमध्ये आता लेवल 1 मध्ये सिटी आल्यानंतरही तुम्ही ही परमिशन कमीत कमी 200 लोकांची करावी अशी शासनाला नम्र विनंती आहे। आणि पालकमंत्र्यांशी आमची चर्चा झालेली आहे या संदर्भामध्ये, त्यांनी वेळ मागितलेला आहे, सोमवारपर्यंत ते निर्णय घेतो असं बोलले। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोन 5 क्राइम ब्रांच की टीम ने न्यू कामठी पुलिस थाना सीमा के अंतर्गत लीही गांव के पास 20 टन गौमांस से लदे 10 चक्का ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों में तारिक अहमद, मोहम्मद इकबाल, तौसिफ कुरैशी का समावेश है। 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार माल मालक रिजवान इदरीस कुरैशी भाजी मंडी कामठी निवासी व ट्रक मालक रेहान रंगीला खान भाजी मंडी कामठी निवासी है। जोन 5 के क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली कि लीही गांव के रास्ते 10 चक्का ट्रक में गोमांस लाद कर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जाल बिछाया और 20 टन गोमांस से लदे ट्रक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने विविध धाराओं के तहत 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 2 आरोपी फरार बताए जाते हैं। गोमांस व ट्रक को मिलाकर अंदाजन 58.50 लाख का माल कार्रवाई दरमियान जब्त किया गया। गोमांस से लदा ट्रक व आरोपियों को न्यू कामठी पुलिस थाने को सौंप दिया गया है। जांच न्यू कामठी पुलिस थाना विभाग की ओर से की जा रही है। नागपुर के डागा स्मृति शासकीय अस्पताल में मातृ दुग्ध पेटी यानी ह्यूमन मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ। जिन माताओं के लिए स्तनपान कराना मुश्किल होता है, उनके लिए मिल्क बैंक वरदान साबित होगा। शनिवार को मिल्क बैंक का उद्घाटन पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के हाथों हुआ। स्तनपान सप्ताह निमित्त डागा अस्पताल में ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू किया गया है। यह अपने तरह की ही नई संकल्पना है। उद्घाटन के अवसर पर पालक मंत्री राउत ने कहा कि मां का दूध नवजातों के लिए अमृत के समान होता है। इसके बाद भी कई माताएं अपने नवजातों को स्तनपान कराने में सक्षम नहीं होती। इस वजह से कई नवजात मां के दूध से वंचित रह जाते हैं। अनाथालय में मां के दूध की कमी को दूध पाउडर, बोतल या बेबी फूड के माध्यम से पूरा करते हैं, लेकिन इससे बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास पर असर पड़ता है। इसी के विकल्प के रूप में ह्यूमन मिल्क बैंक की मांग की जा रही थी। जिन माताओं को जन्म देने के बाद परेशानी होती है, उनके लिए मिल्क बैंक वरदान साबित होगा। कोरोना की दूसरी लहर के पूरी तरह नियंत्रण होने के बावजूद हाल ही में अधिकांश व्यापारिक गतिविधियों में छूट दी गई है, किंतु धार्मिक आयोजनों पर पहले की तरह पाबंदी जारी है। इसी क्रम में गणेश उत्सव को लेकर मनपा की ओर से नियमावली जारी कर दी गई है। इसके अनुसार सार्वजनिक मंडल द्वारा 4 फुट के गणेश मूर्ति की स्थापना की जा सकेगी, जबकि घरों में केवल 2 फुट तक की मूर्ति स्थापित की जा सकेगी। मंडल के सामने किसी भी तरह की धार्मिक विधि करने पर पूरी तरह पाबंदी है। गतिविधियों में छोटे बच्चे और ज्येष्ठ नागरिक शामिल नहीं हो सकेंगे। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने उत्सव में किसी भी तरह की राहत नहीं मिलने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। आयुक्त की ओर से जारी परिपत्रक में प्रत्येक मंडल को थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, सैनिटाइजर की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मंडल परिसर को बार बार सैनिटाइज करने के आदेश का उल्लेख है। केंद्रीय प्रदूषण मंडल द्वारा 12 मई 2020 को जारी आदेशों का हवाला देकर पीओपी मूर्तियों की खरीदी टालने की अपील भी लोगों से की गई है। पंडाल की रचना नियमों के अनुसार होनी चाहिए। पंडाल में भीड़ न हो, इसकी जिम्मेदारी मंडल पदाधिकारियों की होगी। आयुक्त ने घरों में मिट्टी या इको फ्रेंडली बाप्पा की स्थापना करने की अपील भी की है। संभवतः बाप्पा का विसर्जन घरों में करने तथा संभव न होने पर मनपा द्वारा अलग अलग हिस्सों में निर्मित किए जाने वाले कृत्रिम टैंक में विसर्जन करने की सलाह दी गई है। कृत्रिम टैंक के लिए शहर के सामाजिक संगठन, हाउसिंग सोसाइटी, जनप्रतिनिधियों से पहल करने की अपील भी आयुक्त ने की है। पिछले बार भी 4 फीट की मूर्ति थी, इस बार भी 4 फीट की मूर्ति। 4 फीट से कोरोना नहीं होगा और 6 फीट से कोरोना होगा, ऐसे ज़रा सरकार ने हमें बताना चाहिए। और दूसरी बात, 4 फीट की मूर्ति बनाने का ऑर्डर दे दिया मूर्तिकारों को, लेकिन बैठा लेंगे कौन? बैठा लेंगे तो मंडल वाले ना। जब मंडल वाले महानगर पालिका के पास परमिशन मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आने का है, परमिशन अभी नहीं आएंगी, वो आएंगी 20 दिन पहले। जब 20 दिन पहले जाते हैं फिर कहते हैं परमिशन आने की है, आप 10 दिन पहले आ जाइए। तब तक के मंडल का उत्साह खत्म हो जाता है। जो हम मूर्तिकार जो मूर्तियाँ बना के रखते हैं 4 फीट की, तो वैसी की वैसी मूर्ति पड़ी रहती है। और पिछले साल के अभी भी हमारे पास 50% मूर्ति अभी भी स्टॉक में पड़ी है। नगर पालिका ने जो अभी गणेश
राज्य शासन ने जो नियम लगाए 4 फीट के ऊपर मूर्ति नहीं होना, तो उसके वजह से हमारे धंधे पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। 50% भी धंधा नहीं रहा और मंडल वालों को भी पर डर है कि मूर्ति बिठाने का कि नहीं बिठाना, विसर्जन के भी क्या प्रॉब्लम है नहीं है, कुछ पता नहीं है। और क्या कहना चाहोगे आप? और बड़ा सेटअप नहीं रहेगा, बड़ी मूर्ति नहीं है, तो फिर उससे तो उत्साह कम हो गया ना इनका, मंडल वालों का। मंडल वालों को बड़ी मूर्ति ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना। संविधान की धारा 102 तथा जनता के प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 81 का उल्लंघन किए जाने का हवाला देते हुए अधिवक्ता राम खोबरागड़े की ओर से वर्ष 2014 के बाद से भाजपा के स्टार प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने याचिका को ठुकराते हुए 1000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता के खिलाफ वसूली के लिए भूमि राजस्व के रूप में कार्रवाई करने के आदेश संबंधित प्राधिकरण को दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने याचिका में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 123(3), 3A, 7 और 125 के अनुसार प्रतिवादियों को भ्रष्ट कार्यप्रणाली के लिए दोषी करार देने का अनुरोध अदालत से किया। यहाँ की अमित शाह को भी अयोग्य घोषित करने की मांग की गई। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस अदालत के समक्ष याचिका मेंटेनेबल नहीं है। इस तरह की राहत के लिए याचिकाकर्ता के पास अन्य विकल्प है। उसका पालन करने की बजाय याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की, जबकि याचिकाकर्ता स्वयं वकील है। वकील होने के साथ ही सामाजिक कार्य करने का दावा किया जा रहा है, जिससे वकील पर जुर्माना के साथ याचिका खारिज की जानी चाहिए। अब जाति के नाम पर होने वाले गांव और बस्ती के नाम बदल जाएंगे। इस संबंध में विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे ने ऐसे गांव, बस्तियों व रास्तों के नाम 15 अगस्त के पहले बदलने के निर्देश संबंधित जिला अधिकारियों को दिए हैं। इस संदर्भ में ली गई बैठक में उन्होंने उक्त निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि अनेक गांव, बस्ती और सड़कों के नाम जाति के आधार पर रखे गए हैं। खासतौर पर ग्रामीण भागों में ये स्थिति देखने को मिलती है। वर्षों से जातिवाचक शब्दों के नाम पर गाँव की पहचान बन गई है, लेकिन अब इस तरह के नाम बदल जाएंगे। विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे ने जातिवाचक नाम वाले गांव आदि के नाम बदलने के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने और उसकी जानकारी पंचायत समिति को जिला परिषद और जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से विभागीय आयुक्त कार्यालय में सादर करने का निर्देश दिया। संभाग में नागपुर और चंद्रपुर मनपा द्वारा समिति को इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लवंगारे ने जिलाधिकारियों को इस संदर्भ में रिपोर्ट संकलित करने का निर्देश दिया है। शहर में भी बस्तियों और रोड के नाम जातिवाचक हो तो उसे बदलने की प्रक्रिया 15 अगस्त के पूर्व पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।